साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में, जो लगातार हरियाणा से जारी है। चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा है। बमुश्किल 4-6 दिन बचे मतदाताओं को अपने मत का इस्तेमाल करने के संदर्भ में सारी पार्टी अपना जोर लगा रही हैं। हरियाणा एक ऐसी धरती है जहां पर पार्टी के साथ साथ व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसी क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिसने 2019 में व्यक्तिगत प्रदर्शन से राजनीतिक पंडितों को चौंकाया था। एक ऐसा चुनावी क्षेत्र जो केवल प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पिछले 3 दशक से सुर्खियों का विषय रहता है। महम के साथ में ही महम 24 का भी जिक्र आ जाता है। ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल के राजनीतिक पराभव की कहानी या उत्थान की कहानी, जैसा भी समझे, महम के साथ जुड़ी हुई है। उस महम से 2019 के चुनाव में एक शख्स निर्दलीय चुनाव जीतने में तब सफल रहा जब कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जजपा सब मैदान में अपने आप को आजमा रही थी। नाम उनका बलराज कुंडू है। 5 साल विधायक रहने के बाद बलराज कुंडू हरियाणा जनसेवक पार्टी के माध्यम से एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू करने की कोशिश में है। इस समय हम महम में हैं और हमारे साथ बलराज कुंडू जी हैं। तो बलराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद हिमांशु जी। तो 2019 में चमत्कारिक प्रदर्शन करने वाले बलराज कुंडू जिस चमत्कार की उम्मीद के साथ में राजनीतिक दल गठित किए थे, अब जब चुनाव निर्णायक मौके पर है, उस कोशिश को क्या देख रहे हैं? देखिए, कोशिश करने से ही जो ना कामयाबी मिलती है जी। और एक पार्टी के रूप की जो आपने सवाल किया, बात करें तो हरियाणा जनसेवक पार्टी की चर्चा आज प्रदेश में है और ये शुरुआत है। एकदम से इतनी पार्टी के लिए उम्मीद करना कि मैं आज ये कहूँ कि मैं हरियाणा जनसेवक पार्टी से प्रदेश में मुख्यमंत्री की दौड़ में आ जाऊँ, तो आज नहीं तो अगले टर्नओवर में पक्का आएंगे जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आज हमारी सोच को, हमारे जनसेवा के संकल्प को प्रदेश के लोगों में एक सम्मान और उसके प्रति अच्छी सोच जरूर उभर कर सामने आई है। सोच तो निकल कर आई है। अगली बार में शायद मुख्यमंत्री के तौर पर देख लेंगे। इस बार मंत्री के तौर पर अपने आप को कहीं देख पा रहा है बलराज कुंडू? मैं तो एक बात जरूर कहता हूँ, मंत्री पद पाने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया जी। मंत्री पद तो पिछले टर्नओवर में मुझे बीजेपी वाले दे रहे थे जी। लेकिन मैं अपनी जो एक विजन और सोच लेकर मैं राजनीति में आया हूँ जनसेवा का, उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता मैं। मेरा उद्देश्य प्रदेश में ये लूट और झूठ और जो थोपे हुए उम्मीदवार पार्टी और नेता जनता पे थोपते हैं, उनके खिलाफ मेरी लड़ाई है। भाजपा में भी तो आपने ठीक ठाक समय बिताया था और आपने बता रहे हैं अभी इस बातचीत में कि भाजपा ने आपको मंत्री पद ऑफर किया था। कैसा हुआ जो भाजपा के मंत्री पद के ऑफर को बलराज कुंडू ने ठुकरा दिया? देखिए, भाजपा के मंत्री पदों की जो बात आप कर रहे हो जी, भाजपा के मंत्रियों की क्या औकात थी मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश और प्रदेश सब जानते हैं जी। वहां तो 1 मैन आर्मी रही, 1 मैन आर्मी का सिस्टम था जी। मैं राजनीति में सेवा करने की सोच लेकर आया हूँ, पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए जिन कंडीशनल उनके जिस प्रकार की नीतियां भाजपा की रही हैं, उन नीतियों पे मोहर लगाने की मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी, इसलिए मैंने वो पद स्वीकार नहीं किया। आप बोल रहे हो भाजपा में 1 मैन आर्मी थी। वो 1 मैन आर्मी कौन थी? मनोहर लाल खट्टर थे या दुष्यंत चौटाला थे? देखिए, दुष्यंत चौटाला उनकी मजबूरी थी जी। उसको बर्दाश्त करना उनकी मजबूरी थी जी। क्योंकि सरकार उनकी वजह से चल रही थी। उसके अलावा दुष्यंत चौटाला के अलावा जो भी मंत्री या उनके लोग थे भाजपा के, उनकी क्या औकात और क्या हालात थे जी,
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि रणजीत चौटाला को जो 5 साल तक हम इस सरकार में मंत्री के तौर पर देखते रहे, वो बलराज कुंडू के इंकार की कृपा से आया हुआ पद था? रणजीत चौटाला का अरसे बाद भाग्योदय बलराज कुंडू की बदौलत हो पाया? नहीं, ये नहीं मैं कहूँगा मैं बलराज कुंडू की बदौलत सॉरी रणजीत सिंह को वो पद मिला जी, वो उनके भाग्य में लिखा था जी, और उनके साथ मैं तो जमीन से उठकर आया, जी, एक छोटे से परिवार से आया हुआ एक किसान का बेटा, फौजी का बेटा था जी, चौधरी रणजीत चौटाला के पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड उनके नाम पे चौधरी देवीलाल का रहा, उनके सुपुत्र थे। मेरा ये मानना है उनको जो वो पद मिला वो चौधरी देवीलाल का बेटा होने के नाम पे दिया गया। एक बड़ा जाट चेहरा कह सकते हैं आप उसको जाटों को लुभाने के लिए शायद उनको इस पद का जो है ना, ऐसा क्या लुभाया? 5 साल जिसको मंत्री बनाया, इस बार विधायक का टिकट तक नहीं थमाया। यही बात मेरे एजेंडे का मुख्य अंश है जी, जब तक लोग इस प्रकार के उसमें सभी जी, लोगों के बारे में विचार नहीं करेगी कि जो नेता अपने पद और उसको मैं ये कहूँगा प्रतिष्ठा के लिए अपने को मलाई खाने वाले सिस्टम में जब ये लोग अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं, दूसरे दलों में चले जाते हैं, ऐसे अनेकों नेता हैं इस प्रदेश के अंदर। जी, जब तक ऐसे लोगों को प्रदेश के लोग उनके करैक्टर को समझकर उनको नहीं नकारेंगे, ये सिस्टम तब तक बदलेगा नहीं। मेरी लड़ाई और सोच उसी के लिए। यहाँ प्रदेश में अनेकों ऐसे नेता हैं जिनका जो है ना सूंघने की शक्ति बड़ी जबरदस्त है जी, और इस बात का आभास वो लगाकर पलटी मारने में इतने माहिर हैं कि जरा सा भी शिकन नहीं होता उनके चेहरे पे जी, और वो लोग जनता को बेवकूफ बनाकर सालों सालों से अपना सिस्टम चला रखे। तो बलराज कुंडू 5 साल किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ थे, भाजपा के साथ थे, व्यक्ति के साथ थे, किसके साथ थे? एक हमारे यहाँ कहावत है कि दाई आगे पेट नहीं छुप सकता। जी, मैं किसके साथ था ये आम कोई कॉमन मैन बात करे तो हजम होता है, हिमांशु जी ये बात करे तो हजम नहीं होती। क्या कर रहे? राज्यसभा का चुनाव याद आ जाता है ना बलराज कुंडू जी, इसलिए पूछना पड़ जाता है। आपको अच्छा नहीं लगा वो अलग बात है, पर सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। नहीं, बात अच्छा लगने की बुरा लगने की बात नहीं है जी, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ कि बलराज कुंडू किसके साथ था, ये बात हिमांशु जी भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। जी, राज्यसभा की बात जो आपने की वो तो बड़ी ओपनली मामला था जी, उसमें आप बात करें तो राजनीतिक दलों ने अब अपने आकलन किए। जी, ठीक है भाई किसके साथ था, मैं बात करूं तो शायद आज आपको यकीन नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो हुड्डा साहब का साथ दिया था जी, और हुड्डा साहब ने मुझे वोट डालने से मना किया था। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ ये बात। जी, हुड्डा साहब ने मेरे से वोट नहीं मांगी थी आप वोट देना। जी, हुड्डा साहब ने ये कहा था आप वोट मत डालना, मैंने नहीं। तो आप हुड्डा साहब के साथ क्यों थे? मेरा फिर सवाल तो वाजिब आपने कर दिया भाई, मैं हुड्डा साहब के साथ था, तो मेरा सवाल यही तो था कि भाई आप कांग्रेस के साथ थे, भाजपा के साथ थे, किसके साथ थे? हिमांशु जी मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूँ। जी, मैंने ये कहा बैठते ही, मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला इंसान हूँ। जी, मैंने बीजेपी को वोट नहीं डालना था जी, और कांग्रेस का कैंडिडेट जो है ना हमारी स्टेट से बाहर का था। जी, तो मैंने उनसे एक सवाल किया बैठते ही कि आप मुझे एक रीजन बता दो कि मैं किस वजह से वोट दूं। जी, तो उन्होंने पहले ही मेरे सवाल लगा के कह दिया था ठीक है आप वोट मत डालो, मैं वोट नहीं डालूंगा, ये तो मेरा निर्णय ही है पहले। जी, लेकिन उस बात का भी आकलन जो है ना राजनीति लोग तरह तरह से करते हैं। जी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैंने जो अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है जो इंसान इन बातों की राजनीति में परवाह करेगा वो इंसान वही होगा जिसके मन में कुछ खोट होगा।
जो इस चीज से कुछ उसके मन में खिचड़ी पक रही होगी, मैं इस टाइप की बातें ना करने वाला। मैं स्पष्ट, मेरा निर्णय स्पष्ट होता है, जो मेरे मन में, मेरी आत्मा में अंदर से गवाही करती है, मैं उस बात को खरे से कहने में विश्वास रखता हूँ। और आपने इस बात को बारीकी से देखा भी है और अपने चैनल में भी चलाया है कि हाउस में जितनी खरी खरी बातें मैंने भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोली हैं, मैं दावा करता हूं कि मेरे अलावा उस हाउस के अंदर किसी भी विपक्षी दल के किसी नेता ने सिवाय बातों को लच्छेदार घुमा फिरा के कहने के अलावा डायरेक्ट कोई बात कहने की हिम्मत नहीं जुटी। तो भाजपा नेतृत्व ने बलराज कुंडू के कहे अनुसार कदम उठा लिया, मनोहर लाल खट्टर जी को जो है प्रदेश की सियासत से विदा कर दिया, नायब सैनी जी को रूप में नया मुख्यमंत्री ला दिया। बलराज जी का अपनी पुरानी पार्टी में आने का मन नहीं बना। देखिए, मेरा मनोहर लाल खट्टर जी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, पहली बात तो मैं ये बताऊं। मेरा भाजपा की सरकार की कार्यशैली से द्वेष था जी। उस भाजपा की कार्यशैली जिस प्रकार से रही, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया, मनमानी करने का काम किया, मेरी खिलाफत, मेरी जो है उसके उसमें रही है। व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी को। बलराज जी, अभी तो आप बोल रहे थे वन मैन आर्मी थी। वन मैन आर्मी का मतलब कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। खट्टर जी 9.5 साल बाद बदल दिए गए। मैं वही बात बोल रहा हूँ। मेरी वन मैन आर्मी उनकी कार्यशैली के खिलाफ थी, और वन मैन आर्मी में अभी भी बोल रहा हूँ कि वो वन मैन आर्मी थी जी। वो कार्यशैली उनकी थी या पीछे से कोई उनको जो है वो करता था, वो तो। पर भाजपा तो ये बताती है बलराज जी कि कमाल का काम 9.5 साल या 10 साल में भाजपा ने किया। भ्रष्टाचार की संस्कृति को खत्म कर दिया, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी की नई संस्कृति विकसित कर दी, हर जरूरतमंद के लिए सरकार खड़ी हो गई। बलराज जी को ये दावे कितने सही लगते हैं? देखिए, इन दावों में कहीं कतई भी हो, हाँ मैं एक बात मानता हूं, एक बात कहता हूं, भाजपा ने बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी दी। कौन सी दी? जी। डी ग्रुप की चपड़ासी की नौकरी जी। हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को, एमए, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमए बच्चों को, ऑन रिकॉर्ड है जी। आप लिस्ट मंगाइए, जितने ये डी ग्रुप में बच्चे लगाए हैं उनकी क्वालिफिकेशन चेक कीजिए। भाजपा ने पर्ची खर्ची वो मैसेज देने के डी ग्रुप का प्रचार किया जी। 4th क्लास एम्प्लॉय लगाने का काम किया, उसको मैं मानता हूं, उसमें दे दिया। लेकिन एक एमटेक बीटेक बच्चा एक 4th क्लास का टेस्ट में बैठेगा तो उससे वो क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। यानी एक यूथ इस लेवल पे चला गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो हाईली क्वालिफाइड बच्चा चपड़ासी बनने को मजबूर हो गया। उसकी नौकरी देकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी क्लास 2 की, क्लास 1 की नौकरी, वो 70-80% तो प्रदेश से बाहर के लोगों, युवाओं को दी है। वो कैसे लग गए? उनकी नंबरिंग का खेल आपने देखा होगा, किस प्रकार से एक ही उसके अंदर जो है ना इतने बच्चे आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं। ये सिर्फ डी ग्रुप का सिस्टम दिखा के गाँव में लग गए, 4-5 बच्चे लग गए, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों से वो कर रहे हैं। मैं मानता हूं वो बगैर अप्रोच वाले लगे। प्रचार किसका है? उनका है। जो क्लास 2 क्लास 1 की जॉब्स जितनी लगाई हैं, मैंने तो हाउस में कितनी बार आपके पास रिकॉर्ड में होगा, विद ऑन सारी चीज़ों के तथ्य के आधार पर एसडीओ लगते हैं, उसमें 90% बाहर के लगे। कैसे लग गए? क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ऐसा बना दिया, उसके अंदर हमारे हरियाणा के बच्चे क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। ये मैंने मुख्यमंत्री को ऑन रिकॉर्ड चीज़ें दी हैं और उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे सामने ये गलत है, लेकिन किया कुछ नहीं। तो इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीतियों से, उसके कार्य पद्धति से बलराज कुंडू की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही है। तो इस चुनाव में क्या रुझान दिखाई दे रहा है बलराज कुंडू जी को? कौन आ रहा है? मैं तो ये
कहता हूं, इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी जी कांग्रेस ने क्या किया था? जी कांग्रेस ने तो खुलेआम किया था, पैसे चलते थे, पैसे के दम पर नौकरियां लगती थी। ऐसे हाईली जो बिल्कुल जो डिजर्व करने वाले बच्चे वो तो जो है ना रेस से बाहर होते थे, और जो अप्रोच वाले मंत्रियों के हाईली उनके बच्चे पेड जो बच्चे वो जो है ना उनमें जॉब लगते थे। लेकिन एक बात मैं फिर भी कहता हूं, भाजपा ने अपनी कार्यशैली से उस कांग्रेस को अच्छा जरूर कहलवा दिया जी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को एक ही अपील करना चाहता हूं कि जब तक लोग खुद अवेयर नहीं होंगे, इस वोट की कीमत को नहीं पहचानेंगे और ये आकलन नहीं करेंगे कि जिसको आप वोट दे रहे हो क्या वो इस काबिल है कि उसको आप अपना प्रतिनिधि चुने, जब तक लोग ये पार्टियों को देखकर, नेताओं को देखकर वोट देते रहेंगे भी ये तो हुड्डा साहब की पार्टी है, ये तो जो है ना खट्टर साहब की पार्टी है, ये तो बीजेपी है, ये अंधभक्ति जब तक नहीं छोड़ेंगे, कोई देवलाल के नाम पर जो अंधभक्ति करके इन परिवारों के प्रति, कोई कांग्रेस के प्रति, हुड्डा के प्रति, जो हुड्डा साहब के प्रति वो करता है, कोई जो है ना बीजेपी के प्रति जो है ना वो करके, जब तक लोग इस बात का आकलन नहीं करेंगे जो उम्मीदवार आपको इन पार्टियों ने दिया है क्या वो डिजर्व करता है, अगर वो डिजर्व नहीं करता है तो लोग अपना पढ़े लिखे किसी ऐसे व्यक्ति को सामने लाएं कि हम इन पार्टियों को नका कर इसको वोट देंगे। अरे लोग ऐसा तो करते हैं, तभी तो बलराज कुंडू 2019 में चुनाव जीत गए। तो आप लोगों से शिकायत क्यों कर रहे हो? अभी अपन मुद्दे पे रहते हैं बलराज जी। मेरा जो सवाल है एक आपसे, मिनट, ये इंपॉर्टेंट इशू है, मैं इस बात पे मैं यही तो कह रहा हूं जी, जब महम के लोग ये कर सकते हैं तो बाकी प्रदेश के लोग क्यों नहीं? तो महम के लोगों ने जोड़े, पुंडरी के व्यक्ति ने भी किया, नीलो खेड़ी ने भी किया, रानिया ने भी किया, जिसको पार्टियां नहीं भाई उन्होंने व्यक्ति को भी चुना। अभी जो सवाल है बलराज जी, वो सवाल इस बात को लेकर कि जब 5 दिन बचे हैं, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, कि अब मतदान में 5 दिन बचे हैं, कांग्रेस मैदान में है, भाजपा मैदान में है, इनेलो बसपा मैदान में है, जसपा आजाद पार्टी, इस प्रकार से ये 4 2 गठबंधन के साथ 2 स्वतंत्र रूप से मैदान में है। बलराज कुंडू जी एक राजनीतिक क्षेत्र के प्रबुद्ध व्यक्ति होने के नाते इस विधानसभा चुनाव में क्या देख पा रहे हैं, क्या होने जा रहा है हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आज कांग्रेस का अपर हैंड है जी, लेकिन ये बात भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं आने वाली है जी, मेरा जो आकलन है, मेरे आकलन के हिसाब से जो 2019 का सिनेरियो था वो सिनेरियो उल्ट हो जाएगा अब की बार जी, उसमें पिछली बार कांग्रेस 30 पे थी, 31 पे थी, भाजपा 40 पे थी, वो सिनेरियो रिवर्स होके 2 4 5 ऊपर नीचे हो सकती हैं, 1-2 कांग्रेस की बढ़ जाए, 1-2 उसकी जो है ना बीजेपी की, उसके हिसाब से गड़बड़। लेकिन अब की बार निर्णायक भूमिका में जो बीच के 10-12 लोग आने वाले हैं उसमें बलराज कुंडू जैसे अजपा के लोग भी होंगे जी, उस पर इनेलो के लोग भी होंगे, कुछ और भी निर्दलीय साथी होंगे, वो निर्णायक भूमिका में होकर अब की बार जो है जिसकी भी सरकार बनेगी वो उन लोगों के पिछली बार के सिनेरियो की तरह ही सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय तो आपने कांग्रेस को बढ़त बता रहे हैं, भाजपा को पिछड़ता हुआ देख रहे हैं, हरियाणा में एक स्पष्ट जनादेश की सरकार नहीं देख रहे हैं, पर पिछली बार जो जननायक जनता पार्टी मुख्य भूमिका में आ गई थी, उस जननायक जनता पार्टी को भी क्या देख रहे हैं? देखिए, जननायक जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक विकल्प के रूप में देखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, और एक उभरता हुआ युवा जी, उसके अंदर देवीलाल का स्वरूप देकर लोगों ने भरोसा किया था जी, लेकिन उस भरोसे को जिस प्रकार से जजपा के नेताओं ने तोड़ने का काम किया, जी,
सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पर लगकर उन लोगों को भूल गए उस सत्ता की कुर्सी पर बैठ के, जिसकी वजह से आज अगर प्रदेश में देखें तो सबसे बुरा हाल किसी पार्टी का है तो वो जजपा पार्टी है। और उनकी इसी वजह से जो इनेलो बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंच गई थी, उसको अब की बार ऑक्सीजन मिलने वाली है। ये कड़वी सच्चाई राजनीतिक उसकी मैं आपको बता रहा हूं। तो लोग, आप एक बार तो झूठे सपने दिखाकर झूठी बात करके, अब यूथ आगे आ रहा है, यूथ अवेयर, यूथ जवाब मांगता है, यूथ सवाल करता है, आपके कार्यकाल की आपने क्या किया। ये यूथ, और आने वाले दिनों में तो आने वाला जो और यूथ होगा, 5 साल बाद की हम बात करेंगे, 5 साल के बाद आज जो वोटर नहीं है वो वोटर होगा, और उसका अपना एक सोचने का जो है नज़रिया यूथ का अलग होगा। तो आने वाले समय में ये इस प्रकार का सिस्टम नहीं चलेगा। सब पे अपन ने बात की, महम में क्या होने जा रहा बलराज जी? देखिए, महम में आज की डेट में सच्चाई ये है कि हम नंबर 1 पे हैं जी, और हमारे नंबर 2 में हमारे साथ में जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी वो बलराम डांगी हैं जी, बाकी किसी का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है जी। तो बलराज कुंडू इस आकलन पे हैं कि महम से वो चुनाव जीतने जा रहे हैं, महम से हम बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो अब सवाल आ गया इस पे। वो भाजपा ने मंत्री पद का ऑफर दिया था, बलराज कुंडू ने ठुकरा दिया था। हरियाणा में स्पष्ट जनादेश की सरकार नहीं आ रही है, मदद लगेगी, कांग्रेस का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार है बलराज कुंडू? बिल्कुल, हम अपनी शर्त पे जी, क्योंकि बलराज कुंडू राजनीति में कुछ करने का जज्बा लेकर आया है जी। और मैं आपके सामने बता दूं, मुझे एमएलए बनने के लिए मेरी सोच और मेरा विजन नहीं है जी। एमएलए तो मुझे कांग्रेस टिकट दे रहे थे हुड्डा साहब जी, मैं घर बैठा बन जाता जी, और बहुत बड़े बहुमत से बन जाता, शायद हुड्डा साहब से ज्यादा मतों से जीत जाता मैं महम से कांग्रेस की टिकट पे जी। लेकिन मेरा विजन ये नहीं है कि एमएलए बनना है जी। मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ अपनी आवाज़ को उनके लिए बोल सकूँ। इसलिए मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं बना जी। मैं कांग्रेस पार्टी में रहता, मुझे सारी पार्टियों की ऑफर थी जी। कांग्रेस में रहता तो शायद मुझे जो है ना इन्हीं के जयकारे लगाने पड़ते, मैं उनके सामने बोल नहीं पाता जी। ऐसे ही बीजेपी का भी मेरे ऊपर पूरा ऑफर था जी। लेकिन मैं सिर्फ ईमानदारी से पूरी उसके साथ में आप अपनी आवाज़ को लोगों के लिए उठाऊं, लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलूं, उसके लिए मैंने ये रास्ता अपना हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है। उसी रास्ते पे चलकर मैं आज दिल्ली में। तो क्या बलराज कुंडू दुष्यंत चौटाला बनना चाहते हैं? जैसे भाजपा की सरकार में दुष्यंत चौटाला की हालत थी, वैसे ही बलराज कुंडू की अभिलाषा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें बलराज कुंडू उसी हनक और धमक के साथ रहना चाहते हैं। देखिए, परमात्मा की कृपा से उस धन में तो मैं वैसे ही रहता हूँ जी, ठीक है। रही बात उस पावर की उसकी, मैं दुष्यंत चौटाला कोई ना बने और ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाए जी, यही तो मेरा एजेंडा है जी। दुष्यंत चौटाला जैसे लोगों ने ही आज लोगों का विश्वास उठ गया है पॉलिटिकल लोगों पर से, तो मेरी लड़ाई ही इस चीज के खिलाफ है जी। ये दादा लाई प्रथा समझ रखी है लोगों ने। उस टाइम पे मैं बोलता शायद विश्वास नहीं करते। दुष्यंत चौटाला के अंदर कहें छोटा देवीलाल है जी। वो वंश में चौधरी देवीलाल की सोच में, दुष्यंत चौटाला की सोच में तो उसके सामने रख के जीरो भी नहीं है वो जी। इसी चीज को लोगों को अवेयर करने के लिए इस प्रथा को जब तक आप खत्म नहीं करोगे कि आप उनके लेबल को देखकर जो ब्रांड लेके वो घूमते हैं, वो ब्रांड से बाहर निकल के उस व्यक्तित्व जो आपके सामने खड़ा है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में आकलन नहीं करोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदल सकता। लोकतांत्रिक ढांचे की सबसे बड़ा दुर्भाग्य इसी बात का है
ये जो पार्टियां बनी, पार्टियों में एक एक परिवारों ने वर्चस्व अपना कंट्रोल कर लिया और वो अपने तरीके से लोगों को टिकट देते हैं, अपने तरीके से उनको रिमोट पर दबा के उनसे वो करवाते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। कि जो आपने पार्टी बनाई अपनी जनसेवक पार्टी, निर्दलीय लड़ते तो भी काम चल जाता है। जनसेवक पार्टी बना के बलराज कुंडू किस उद्देश्य को साधना चाह रहे हैं? और जनसेवक पार्टी और उसमें पहली बार में चोट कितनी बड़ी लगी जुलाना में? देखिए, मैंने उसको आप चोट कैसे कह सकते हैं? आप मेरे को एक बात बताइए जी। मैंने 18 तारीख को अनाउंस की कैंडिडेट हमारी जी। 9 तारीख को तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने प्रेस के सामने ये कहा था, अगर विनेश आपके रिकॉर्ड में है, आपके चैनल के भी लोग वहाँ पे थे, उन्होंने मेरे उसमें लिया था। मैंने 9 अगस्त को ये बोला था, अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ेगी तो मैं उनका समर्थन करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके रिकॉर्ड में, आपके चैनल के रिकॉर्ड में झटका तो आप तब कह सकते हैं कि मैं तो उस मानसिक में व्यक्तित्व के, मैंने पहले कहा था विनेश हमारे देश की बेटी है जी। उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है जी। और उसने जिस प्रकार से कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया रोते हुए जी। ये हमारे आने वाले युवाओं के लिए बहुत ही घातक, वो एक आइकन बने, उनको लड़ने के लिए जो है ना समाज के अंदर खड़ी हो, इसलिए मैंने कहा था, वो मैंने अपना वादा वचन उसके सामने। थोड़ा और गहरे में जाते हैं ना बलराज भाई, आप एक नई राजनीति करना चाहते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करना चाहते हैं, नई संभावनाओं की राजनीति करना चाहते हैं। एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व था विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट को अगर राजनीति करनी थी तो कहाँ कांग्रेस को चुना, जिसके संदर्भ में अभी बलराज जी बता रहे थे कितनी भ्रष्टाचार इसने अतीत में किया है? क्यों नहीं जनसेवक पार्टी में विनेश फोगाट ने भविष्य देखा? इस बात से मन कितना दुखा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने अपनी तरफ से विनेश बहन को ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आएं, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें, हम प्रदेश में बदलाव के लिए कुछ नया करेंगे जी। ये उनकी, ये मेरी वो थी, सोच उनकी थी जी। मैं अपनी सोच के अनुरूप उन पे थोप नहीं सकता। बहन के लिए पत्नी का टिकट काटने को तैयार हो गए थे बलराज कुंडू जी। ये बहन का एक जो अपना जो उसका संघर्ष था जी, उन्होंने जो वहाँ दिल्ली में बैठकर जिस प्रकार से इतने बड़े एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है उसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और उसी का नतीजा है कि उसके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उस बहन के को ओलंपिक में उसका मेडल खतरे में डाला। तो उसके लिए एक भाई बहन के प्रति, वो बहन नहीं मेरी नहीं, वो देश की बेटी थी, हमारे देश के सम्मान के लिए, हमारे देश में, हमारा हिंदुस्तान, हमारे यहाँ बहन को, बेटी को अपना अभिमान और वो माना जाता है। उसके साथ इस प्रकार का षड्यंत्र होता है तो मैं ये मानता हूँ हर हिंदुस्तानी उसके साथ खड़ा होने का जज्बा रखता है। तो उसी के तहत मैंने वो ऐलान करके उसके साथ किया। मेरी पत्नी, हम नॉन पॉलिटिकल परिवार से हैं जी। उनकी कोई इच्छा हमारी ये नहीं थी, हम तो राजनीति कर रहे हैं सेवा के लिए और एंट्री के लिए। तो हमने तुरंत ये निर्णय, मेरा नहीं निर्णय ये मेरी मिसेज का निर्णय था जी। उन्होंने कहा कि विनेश आगे आएगी, हम विनेश की सपोर्ट करेंगे, विनेश के सामने हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने तो मीडिया को 9 दिन पहले इस बात को जो है ना मीडिया के सामने वो चीज़ें कर ली थी। विनेश को हमने ऑफर दी हमारे साथ आके हम प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ें, आप वो करें। वो कांग्रेस की टिकट ली, वो उनकी सोच थी, वो उनकी सोच थी। तो अपन आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। 2019 में बलराज कुंडू महम से अप्रत्याशित परिणाम देने में कामयाब रहे। अब 5 साल बाद फिर चुनाव है। इन 5 साल में बतौर निर्दलीय विधायक ऐसा क्या कर पाए बलराज कुंडू जिसके चलते बलराज भाई बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं मैं फिर आ रहा हूं? देखिए, बलराज कुंडू क्या कर पाए? बलराज कुंडू अपने खुद के सिस्टम से, बलराज कुंडू ने जो किया, मेरा ये दावा है अगर हिंदुस्तान में एक भी पॉलिटिशियन को इस प्रकार का मिल जाए आपको जी। बलराज कुंडू ने बेटियों को जो मैंने संकल्प लिया उनको एजुकेशन देने का, मैं जब एमएलए बना, जब महम के अंदर 9 बस चलती थी,
एमएलए बनने के बाद हर साल जो उन बेटी बहनों की डिमांड आई, मैंने वो आज वो 18 बस चलती हैं। बलराज कुंडू के दरवाजे पे कोई गरीब अपनी बेटी की शादी का जाता है, बलराज कुंडू ने उसके घर पे जाके उसकी पूरी मदद की है। बलराज कुंडू के घर पे कोई ना, इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं, उस आयुष्मान कार्ड को कोई नहीं पूछता। वो गरीब अपने पेशेंट को लेके दरवाजे पे उनके चक्कर काटता, कोई उसका इलाज नहीं करता कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, क्योंकि सरकार उस आयुष्मान कार्ड की पेमेंट उन हॉस्पिटल को नहीं कर रही, कौन करेगा। लेकिन बलराज कुंडू के पास अगर कोई इस प्रकार से कोई आया है, आज तक का रिकॉर्ड है, और ऐसे इतने केस आपको महम में मिल जाएंगे। बलराज कुंडू के उस चलते फिरते कार्ड ने उसका इलाज कराया है तुरंत, प्रायोरिटी बेस पे। बलराज कुंडू ने आज मेरे हलके में किसी गरीब का कोई पशुधन का या खेत में कोई नुकसान हो गया है तो सरकार तो मुआवजा जैसे दे रही है, लोगों को पता है, सिर्फ बातें करती हैं। बलराज कुंडू ने तुरंत उसके घर पे जाके अपनी तरफ से उस गरीब की मदद करने की, उसका जो है ना, उसके कंधे पे हाथ रखने का काम किया है। बलराज कुंडू मैं मानता हूँ कि मैं विपक्ष के तौर पे विधायक रहा, 3 महीने के बाद ही मेरी उनकी विचारधारा, उनकी कार्यशैली से मैं अपने आप को मैच नहीं कर पाया, तो मैंने उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। एज ए विपक्ष के विधायक के तौर पर बलराज कुंडू ने, उस हाउस में रिकॉर्ड है तो सब कुछ, उसमें तो कोई जो मैंने हर इश्यूज़ को, और वो हल्के का भी प्रदेश का भी, चाहे युवाओं के रोजगार की बात थी, उनके साथ हो रहे न्याय की बात थी, सरपंचों की आवाज़ की बात थी, स्कूल हॉस्पिटल में जो जिस प्रकार से बुरा हाल है, स्कूल का जर्जर हालत है, टीचर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल में जिस प्रकार के हालात हैं, हमारे महम का हॉस्पिटल इतने सालों से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कोई भी उसके अंदर जो ऑपरेशन थिएटर नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं, काय का हॉस्पिटल। हर चीज़ को, हर उस इशू को जो मेरे महम की रिक्वायरमेंट थी, मेरे से सीवरेज का सिस्टम की बात है, पानी पीने की बात है, खेतों में नहरी पानी की बात है, जल भराव की बात है, डेवलपमेंट की बात है, कोई एक भी ऐसा इशू नहीं होगा जिसने एक विधायक के तौर पर, जो विधायक की ड्यूटी होती है, उस हाउस में और सरकार के सामने उन इशूज़ और मुद्दों को ना रखा हो। मैंने हाउस में बार बार ऐसे काम जिसके लिए मैंने उनको मजबूर किया है, सरकार को वो काम कराने पड़े। 30% काम तो जो हैं मैंने मजबूर करके वो डेवलपमेंट सरकार को मजबूर किया, ऑन रिकॉर्ड हैं वो चीज़ें, और यहाँ के स्थानीय नेताओं ने उसका गुणगान किया कि हम करा के लाए, ऑफिशियल फाइल, लेटर, सब कुछ। तो बलराज कुंडू का जो ये आक्रामक तेवर रहता है, सरकार विरोधी तेवर रहता है, इसी कारण इलाके के विकास पे कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ता? पता चला कि तेवर बलराज कुंडू जी दिखा रहे हैं और भुगत इलाके की जनता रही है। नहीं, मेरा आज अब महम में है जी, आज महम में मेरे गांव में देखिए, आज सड़क की अगर बात करें तो 4-5 पॉइंट के सड़क, मेरे सड़क के जो टुकड़े हैं जो ख़राब हैं, लाखड़ माजरा है, बहू में है, एक निंदाना उसकी रोड है, 1-2 रोड, 4-5 रोड्स को छोड़ के आज मेरे जो बीजेपी के विधायक हैं, जो जेजेपी की विधायक सरकार से समर्थित विधायक थे, आप मेरा आकलन कर लें, उनसे बेहतर जो है ना मेरे महम की रोड मिलेगी। पीने के पानी के ऊपर जो पैसा खर्च करवाया है, जो बीजेपी जेजेपी के विधायक, उनसे ज़्यादा पैसा मैंने यहाँ पे लाने का काम किया। सरकार को बार बार हाउस में भी वैसे भी मिल के मैंने उस लेवल पे जाके जो है ना उसको फॉलो किया कि उसको सरकार को मजबूर किया काम कराने। ये तो आप कंपेनी तो बातें करने वाली सरकार है। मेरे बाजू भवानी खेड़ा बीजेपी का विधायक है, वो अब बाद में मंत्री भी बना, और आप तुलना कर लीजिए बीजेपी की। तो कुल मिला के तुलना कर लीजिए। तो आखिरी सवाल करता हूं आपसे, आपने अपना मुकाबला बताया कांग्रेस के साथ, पर आपकी पुरानी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रिटी को आपके खिलाफ मैदान में उतारी है। कबड्डी टीम के कप्तान होते थे हुड्डा जी, वो आपके खिलाफ मैदान में, सेलिब्रिटी बड़ा माहौल बना देती है। घबराए तो नहीं है बलराज जी? आपकी पुरानी पार्टी आपके साथ क्या करने जा रही है? देखिए, मेरी पुरानी पार्टी की आप बार बार बात कर रहे हैं, मेरी एक विचारधारा के साथ थी। मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हो सकता जी। मैं अपनी अंदाज और अपनी सोच से चलता हूँ जी। और मैं पार्टी में रहता तो उस पार्टी में मेरे को
मंत्री पद मैंने पहले बताया ऑफर थी, और भी बहुत कुछ था जी। मैं चाहता तो गोपाल कांडा की तरह, मैं नाम ले रहा हूँ आपके चैनल के ऊपर, मैं भी वहाँ CLU लेके लाइसेंस लेके बड़ी बड़ी संपत्तियाँ कमा सकता था। मैं उस सोच का इंसान नहीं हूँ। मैं राजनीति में एक बदलाव के लिए आया और निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ बलराज कुंडू की मुहिम की जीत इस प्रदेश के अंदर जो सोच लेकर मैंने पार्टी बनाई है, आप उसका आगे जलवा देखिए। इसी की वजह से आज हर पार्टी, चाहे इनेलो है, चाहे जजपा है, चाहे कांग्रेस है, ये बीजेपी है, या यहाँ के जो स्थानीय या प्रदेश के जो नेता, कोई ये नहीं चाहता कि बलराज कुंडू आगे बढ़े। आज यहाँ हर कोई मुझे रोकने में तुला हुआ है, हर कोई। जेजेपी इनेलो ने मुझे जो है ना धोखा दिया जी। जेजेपी का तो जो है वो आपको पता ही है। सब लोग मेरे जो है ना वोट काट कर आज इनडायरेक्टली आज मेरे प्रतिद्वंदी की मदद कर रहे हैं। लेकिन बलराज कुंडू कॉन्फिडेंस में इसलिए है कि मेरे साथ उस जनता जनार्दन का साथ है, उसका प्यार है। ये सारे इकट्ठे होकर भी बलराज कुंडू को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी सोच जन सेवा की, लोगों के साथ खड़े होकर उनके जेन्युइन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके इस प्रदेश को ट्रैक पर लाने की है। मेरे युवाओं का जो भविष्य आज अंधकार में है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आज वो नशे और अपराध की तरफ जा रहा है, उनके प्रति मेरे दिल में एक दर्द है, टीस है, उनको ट्रैक पर लाने की। प्रदेश में अपराध, लूट, भ्रष्टाचार सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। उसके लिए मेरे से उम्मीद आस करते हैं इस हल्के के लोग भी, प्रदेश के लोग भी। तो सारे लोग उम्मीद करते हैं। तो हमने आपसे तमाम मुद्दों पर बात की, प्रदेश को लेकर भी बात की, महम क्षेत्र को लेकर भी बात की। अब हम कार्यक्रम के अंतिम बिंदु पर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता टीवी के माध्यम से हरियाणा की जनता को, जन सेवक पार्टी के प्रमुख बलराज कुंडू जी? आप हैं और जनता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को यही निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जब तक अपने प्रतिनिधियों के व्यक्तित्व का आकलन नहीं करेंगे, वो इस काबिल है कि नहीं, वो डिजर्व करता है कि नहीं, तब तक ये पार्टी और नेता अपने गुलामों को टिकट देते रहेंगे, आपके ऊपर थोपते रहेंगे। जिस दिन आपने आकलन, बलराज जैसे महम के लोगों ने आकलन किया और यहाँ उन सब को नकार कर एक अच्छी सोच के और उनके अपना जो उनके लिए कुछ करने का जज्बा रखता है, बलराज कुंडू को चुनकर भेजा। जब प्रदेश के पूरे प्रदेश के लोग इस प्रकार की सोच के साथ, ये जो परिवार में बैठे हैं, पहले उनका दादा टिकटार्थी था, फिर उनका बेटा हो गया, उनका पोता आ गया, इस प्रथा को ख़त्म करना। ये ज़रूरी नहीं है किसी का दादा बहुत अच्छा इंसान था, उसका पोता भी जो है ना अच्छा इंसान, अच्छी सोच का होगा। एक ऐसे गरीब परिवार से, ऐसे किसान परिवार से, मजदूर परिवार से कोई नया युवा हाईली अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी सोच के साथ राजनीति में आना चाहता है, लेकिन इन राजनीतिक नेताओं ने उनको कभी आगे आने नहीं दिया अच्छी सोच को। तो जनता को इस बात को सोचकर, इस बात पे विचार करके पार्टी और नेताओं को छोड़कर उस जो आपके बीच में वोट मांगने आए उसके व्यक्तित्व का आकलन करना होगा, वो डिजर्व करता है कि नहीं। जब डिजर्व करने वाले कैंडिडेटों को आप सपोर्ट करेंगे, मेरा ये दावा है हर पार्टी जनता की उस बात को भांपते हुए अच्छे लोगों को टिकट देकर आपके बीच में भेजेगी, और तभी ये प्रदेश और आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित होगा। तो महम से निर्दलीय विधायक रहे और हरियाणा जन सेवक पार्टी के प्रमुख बलराज कुंडू आत्मविश्वास से लबरेज है। उनको यकीन है कि एक बार फिर महम की जनता उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर चंडीगढ़ भेजेगी। इस विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उन्हें लगता है कि बदलाव के बयार है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ तो रही है पर स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं उसे सहयोग की जरूरत होगी, और उसमें सहयोग करने वालों में एक नाम बलराज कुंडू भी हो सकता है, अगर जनहित के मुद्दों पर सहमति बनती है। बलराज कुंडू को लगता है कि अब बदलाव का समय जो आया है, उसमें जनता को भी पार्टी या विरासत को छोड़कर योग्य प्रत्याशियों के संदर्भ में विचार करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। बलराज कुंडू जी की यह अपेक्षा हरियाणा की जनता किस रूप में पूरा करती है, इसका पता 8 तारीख को चलेगा। लेकिन बलराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला, और आपको शुभकामनाएं इस विधानसभा चुनाव के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, सादा पड़ा।